प्रोग्राम मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया हसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर वतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदा। अब किसी एक मुल्क पर हमला दोनों पर तसव्वुर होगा और मुश्तरका जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान पहली बार हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। ये एजाज हासिल करने वाला दुनिया का पहला मुल्क। खित्ते में इस मुआहिदे के क्या असरात मुरत्तब होंगे, इस पर तफसील से बात करेंगे। इस दिफाई मुआहिदे पर भारत में खलबली मच गई है। भारतीय वजारत खारजा का कहना है कि वो इस पेशरफ्त का बगौर जायजा लेकर कौमी सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इक़दाम बरूए कार लाएगी। सवाल यह है कि क्या खलीजी रियासतों में भारतीय असर रसूख का खात्मा हो रहा है? उधर खलीज ताउन कौंसिल के वज़राए दिफा ने कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ मुश्तरका रद्द-ए-अमल दिया है। जीसीसी एलामिये के मुताबिक कतर पर हमला दरअसल तमाम खलीजी ममालिक पर हमला है। 6 रुकनी ममालिक ने मुश्तरका दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक कर लिया है। दूसरी जानिब गजा में इसराइली बमबारी का सिलसिला जारी। आज मजीद 29 फलस्तीनी शहीद। वजारत सेहत के मुताबिक भूख से जाँ बहक होने वालों की तादाद 435 हो गई है, जिसमें 147 बच्चे भी शामिल हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर डिटेल से बात करेंगे। आमिर साहब, पहले तो आपका एनालिसिस, ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है और इसको मुख्तलिफ जावियों से देखा जा रहा है, लेकिन बहरहाल खुशाइन समझा जा रहा है इसको। जी, ये पाकिस्तान के लिए तो तारीखी है ही, पर मैं समझता हूँ कि ये गेम चेंजर है खित्ते के लिए और आलमी सियासत के लिए भी एक बहुत बड़ा ये एक मुआहिदा है। आप देखें दुनिया में इस वक्त जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये एक्सिस और एलाइज के मुआहिदे होते थे कि एक दूसरे पे हमला जो है एक पे तस्वर किया जाएगा। इस वक्त दुनिया में सिर्फ इस नौयत का नेटो ममालिक के अंदर है कि वेस्टर्न अलायंस है, जिसके अंदर टर्की भी शामिल है, वाहिद मुसलमान मुल्क, जो कि एक के ऊपर हमला सब पे ऊपर तस्वर किया जाएगा। वैसे दफाई ताल्लुकात होते हैं जिस तरह रूस और बेलारूस के हैं या चीन का नॉर्थ कोरिया के साथ है, मगर वो बाकायदा फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है। तो ये एक अपनी नौयत का पहला इस खित्ते में मुआहिदा है कि इसकी जो जिस तरह आपने बताइए में भी बताया कि किसी भी मुल्क पर, दोनों मालिक में से एक मुल्क पर हमला दूसरे पर तस्वर किया जाएगा। जारियत की सूरत में पाकिस्तान और सऊदी अरब मुश्तरका जवाब देंगे। एक मुल्क की ताकत दूसरे मुल्क की दिफा के लिए इस्तेमाल की जाएगी और फिर इसके बाद गुज़श्ता कई दहाइयों से ये फौजी मशकें और सनती ताबन तो जारी रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली और शायद शुरुआत हो, जिस तरह आपने जिक्र किया कि पहले जो समिट हुआ इस्लामिक और अरब ममालिक का, वो एक मज़ामती करारदादों की तक ही महदूद रहा। जीसीसी का आज आया है कि वो कलेक्टिव जो है अपनी डिफेंस करेंगे, पर उसके क्या खदो खाल हों, ये हो सकता है इब्तदा हो, इसके अंदर बाकी खलीज के ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। इसके होने की वजह, वैसे तो काफ़ी सालों से ये सिलसिला जारी था, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो ताउन है उसकी मैं डिटेल बताता हूँ, बैकग्राउंड बताता हूँ। मगर अभी सवाल ये है कि क्यों हुआ है। मैं समझता हूँ कि 2 बड़ी वजूहत हैं। एक तो ये हाल ही में जो पाकिस्तान और इंडिया की जो झड़प हुई, जिसमें हमने उनके दांत खट्टे किए, उनके 6 जहाज़ गिरा दिए, अपने से 7 गुना बड़ी आबादी, 10 गुना बड़ी जो है इकॉनमी। तो जिस तरीके से हमारी जो इज़्ज़त में दुनिया भर में इजाफा हुआ, तो वो एक बड़ा रोल था कि इस खित्ते में पाकिस्तान एक बड़ी ताकत में, चीन के बाद भारत से हम किसी तौर पे कम नहीं बल्कि बड़ा माने जा रहे हैं। एक तो हमारी ये जो शान में इजाफा हुआ वो फैक्टर था। दूसरा, जो कतर पे इसराइल का हमला है कि वहाँ पे कतर में अमेरिकन बेस है, हज़ारों वहाँ उनके फ़ौज हैं, और ये बेसिस जो इस खित्ते में मिडल ईस्ट के अंदर अरब ममालिक ने दी हुई थी, वो इस वजह से अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए दी हुई थी कि इन बेसिस की वजह से उनके ऊपर कोई हमला ना करे। तो ना सिर्फ के कतर पे हमला हुआ, बल्कि ये इस बात का भी शक किया जा रहा है कि वो फैसिलिटेट किया, उनकी रीफ्यूलिंग हुई, ज़ाहिर है उनके रेडार वहाँ मौजूद थे। तो उसके बाद से ये तमाम मिडल ईस्ट में खलीज की रियासतों में एक इनसिक्योरिटी पाई जाती है कि 7 मुल्कों पे अब तक इसराइल हमला कर चुका हुआ है। तो जाहिर है सऊदी अरेबिया में भी ये इनसिक्योरिटी पाई जाती है। हमारा और सऊदी अरेबिया का
तल्लुकात 1947 में जो अर्ली सबसे पहले जो ममालिक थे जिन्होंने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया, सऊदी अरेबिया उसमें था। हमेशा हमारा बरादराना ताल्लुक रहा, और क्योंकि हरमैन शरीफैन के वो वारिस हैं तो इसलिए एक रूहानी मजहबी ताल्लुक हमेशा से रहा। और 74 के ऊपर में ये अरूज पे था जब पाकिस्तान में जो है जुल्फ़िकार भुट्टो ने इस्लामिक समिट करवाया, तो वो मुस्लिम उम्मा की यूनिटी की सबसे बड़ा अरूज था माना जाता था जब कॉमन दिफा कॉमन करेंसी की बातें हुई। उसके बाद से फिर हमारे उनके साथ ये तल्लुकात रहे, और 1979 में मखाना काबा के ऊपर दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया था, और उसके अंदर पाकिस्तान के कमांडोज ने वो फिर कब्जा छुड़वाया था, ऑपरेशन किया था। उसके बाद से हमारी वहाँ पे 2 ब्रिगेड फौज रहती है, हमेशा तकरीबन 2000 फौजी रहते हैं, और हमने उनके प्रोटेक्शन के लिए हमारा पहले ही एक माहिदा सऊदी अरेबिया के साथ हमेशा रहा। मगर हूसियों ने जब ख़ास तौर पे ये 2019 में अरामको की फैसिलिटीज़ के ऊपर सऊदी अरेबिया पे हमला किया, जिसका वो शाकिरान पे ऊपर सऊदी अरेबिया वाले करते थे, तो उसके बाद ये एक सवाल आया था कि पाकिस्तान से उम्मीद की जा रही थी कि हम यमन के ऊपर हमले में अपने ग्राउंड ट्रूप्स भेजेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की पार्लियामान ने कहा था कि नहीं, हम आपके दिफा के लिए हाजिर हैं, आपका हमारा माहिदा ये है, पर हम अपने ग्राउंड ट्रूप्स को आपके लिए किसी और जगह नहीं भेज सकते, ये हमारा माहिदा नहीं है। और उसके बाद अमेरिका के ने उस गैप को कवर किया। अमेरिका की भी आप खलीज की जंग 1991 से वहाँ पे प्रेजेंस एक रही उनकी। अभी भी जो प्रिंस सुल्तान बेस है, एयर बेस रियाद के करीब, वहाँ पे उनके जहाज़ हैं, F-35 भी हैं, F-15 भी हैं, और वो एक प्रेजेंस रखते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर। एयर बेस अमेरिका की है, मगर 9/11 के बाद उनकी वहाँ पे थोड़ी सी मौजूदगी कम हो गई। पर 2019 में जब ये अरामको, क्योंकि ये अरब अमेरिकन कंपनी है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए और ख़ित्ते में ईरान को काउंटर करने के लिए अमेरिकन प्रेजेंस वहाँ पे बढ़ी। मगर मैं समझता हूँ कि इसके बाद, ये कतर के हमले के बाद से ये एक सिलसिला जारी था। अब इसके ऊपर काफ़ी इसकी डिटेल्स का इंतज़ार करना पड़ेगा कि क्या इसकी तफसीलात हैं, मगर ये पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के लिए विन विन तो हर सूरत में है। अब देखें, कतर में 90 के करीब जहाज़ थे उनके, और मगर उनके काम नहीं आए कि वहाँ से आप देखें 1500 किलोमीटर से आके जो है इसराइल उनके ऊपर हमला करके चला जाता है, वो नहीं काम आई। एयर बेस अमेरिकन काम नहीं आई। तो अब ये ताउन जो होगा हमारे लिए भी बहुत अच्छा। अभी इसकी तफसीलात आएंगी, मगर डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि हमारे जो मसले फाइनेंसिस के रहते हैं इंडिया इकनॉमिकली, क्योंकि बहुत बड़ी पावर है, तो सऊदी अरेबिया जो है दुनिया में 5वें नंबर पे आता है डिफेंस एक्सपेंडिचर में। आप देखिए, नंबर 1 पे ऑफ कोर्स अमेरिका है, फिर चीन है, फिर रूस है, फिर इंडिया है चौथे नंबर पे। 5वें नंबर $69 बिलियन की उनकी डिफेंस का बजट है। वो अपने जीडीपी के परसेंटेज दुनिया में सबसे ज़्यादा खर्चते हैं, 6 से 8% जो है ना जीडीपी की परसेंटेज वो डिफेंस पे खर्चते हैं। मगर वो जो डिफेंस है उसको चलाने के लिए, जिस तरह कतर में हम पहले भी थे, अब हम भी उसके अंदर हिस्सा डालेंगे। अभी इसकी तफसीलात तय हों, कुछ हो गई होंगी, कुछ होनी है कि क्या शराकतदारी, काफ़ी सारे सवालात हैं। भारत में ऑफ कोर्स जो है इसके ऊपर बड़ी तशवीश पाई जाती है। ये जो आपने इब्तदाई में उनके फ़ॉरेन ऑफिस का बताया कि वो इसको बगौर देख रहे हैं, वो मुहतात हो रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ उनके इक़्तिसादी ताल्लुकात बड़े हैं, दोनों की एक दूसरे मुल्कों में बड़ी इन्वेस्टमेंट है। मगर ये जो अब सवाल है कि एक मुल्क के ऊपर हमला, दूसरे मुल्क के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा, तो हमारा ये सुहासनी हैदर, उनकी वहाँ की जर्नलिस्ट हैं, हमारी दोस्त हैं, उनका मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया है कि ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त जारी है, वो टला है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो इसमें सऊदी अरेबिया अगर आता है तो हमारे पास कम से कम एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ सऊदी अरेबिया की सूरत में आ जाती है। उनकी फाइनेंशियल बैकिंग, वो पहले ही हर साल हमें जो इस दफ़ा भी $3 बिलियन फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने हमारे रिजर्व्स में जमा कराए हुए हैं, और हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के इशूज़ रहते हैं, फिर वो डिफर्ड पेमेंट में हमें हर मुश्किल में तेल देते हैं। तो इसके बाद से
हमारा $11 बिलियन के करीब जो खर्चा है, और हमारे लिए मुश्किल था कि उनके $80 बिलियन को मैच करना इंडिया के। तो ये अब सऊदी अरेबिया से इंडिया ये कहता रहा कि अगर जंग होगी भी तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इतनी प्रोलॉन्ग्ड वॉर के अंदर एंगेज होना अफोर्ड नहीं कर सकेगी। सो दिस हैज गिवन अ लॉट ऑफ ग्राउंड्स टू पाकिस्तान नाउ। हमारे पास ये अब स्ट्रेटेजिक डेप्थ आती है, फिर इकोनॉमिक डेप्थ आती है, जिस तरह आप बता रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के पास फॉर एग्जांपल देखें, हमारे जो इंडिया के पास कोई 32 जो हैं के करीब स्क्वाड्रन्स हैं, एयर स्क्वाड्रन्स हैं, 15 के करीब फंक्शनल हैं। उन्होंने 72 जहाज़ एयरबॉर्न किए थे, हमारे 42 जहाज़ एयरबॉर्न हुए थे, और हमने उनके दांत इकट्ठे करके उनके 7 जेट्स गिरा लिए थे। सऊदी अरेबिया के पास कोई 450 से लेके 450 तक जहाज़ हैं। F-15 के वेरियस वर्जन्स हैं, तकरीबन 225 के करीब F-15 के वेरियस वर्जन्स हैं। ये जो एक F-15 के जो ये स्क्वाड्रन ने, जब ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वहाँ पे गए, और साथ में एयर हमारे COS भी थे, फील्ड मार्शल, तो वो जो सलामी दी गई है F-15 थे। फिर उनके बाद जो नेटो का मेन प्लेन है, वॉर प्लेन टाइफून, उसके कोई 75-80 के करीब हैं। फिर हमारे पास 2 एवॉक्स हैं, उनके पास 5 हैं। तो ये एक किस्म के उनकी और हमारी फोर्सेस मिलके एक फॉर्मिडेबल इस खित्ते के अंदर एयरफोर्स बन जाती है। मिडल ईस्ट और एशिया की हम और सऊदी अरेबिया आप इजीली सेफली कह सकते हैं वी मेक अ लीथल कॉम्बिनेशन। उनके इक्विपमेंट, उनकी दौलत और उनका रिसोर्सेज और हमारी टेक्निकल स्ट्रेंथ, हमारी मैन पावर, हमारी ट्रेनिंग और हमारा हौसला जो है, ये 2 मुल्क मिला के, तो ये एक मैं समझ रहा हूँ कि ये इसकी घंटियाँ जो है पूरी दुनिया के कैपिटल्स में इस वक्त खड़की होंगी। अभी देखना होगा, देख रहा था ज़ालिम खलीलज़ाद जो हैं, उन्होंने ये एक ट्वीट किया है, क्वेश्चंस रेज किए हैं कि जी ये ट्रीटी नहीं है, ये मुआहदा है। मैं समझता हूँ पता नहीं, ये सिमेंटिक्स की बात नहीं है, ये जो भी कह लें, ये एक मुआहदा अब हो चुका हुआ है। उन्होंने कहा जी इसकी अभी पता नहीं कि खुफिया शराइत क्या हैं। क्वेश्चन जो आ जाता है वो, क्या इस मुआहदे के अंदर न्यूक्लियर प्रोटेक्शन है? अम्ब्रेला भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को, क्योंकि अभी तक हमारा स्टांस रहा कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम जो है वो इंडिया सेंट्रिक है। सो ये अभी अभाम रखा जा रहा है, और अभाम मेरा ख्याल रहना चाहिए, पर्पसली भी रखा ये रखा भी जा रहा है, रहना भी चाहिए कि जब हमने ये सऊदी अरेबिया की और खाना काबा की हिफाजत का जिम्मा ले लिया तो फिर कुछ भी मुमकिन है। मगर ये शायद बातें अब हम में ही रखी जाएं। मैं क्लियरली एक दफ़ा ये मोहम्मद बिन सुल्तान साहब से अमेरिका के दौरे में इंटरव्यू किया गया था। आमिर साहब, इसमें अगर पोस्चरिंग की बात करें, प्लीज़ अपनी बात भी ज़रूर कंटिन्यू कीजिएगा, कि देखिए कोई मुआहदे होते हैं 2 मुल्कों के दरमियान, और दिफाई मुआहदे भी होते हैं, ये भी कोई इतनी नई चीज़ नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से आपने इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी और उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमें एक एक करके नज़र आ रहे हैं कि इट इज़ समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। फिर जो पोस्चरिंग है, जिस तरीके से इन्होंने, मोहम्मद बिन सलमान ने इस मुआहदे को अनाउंस किया है, आई थिंक ये एक बहुत वाज़े ऐलान है जिसकी फिर डेप्थ कुछ भी हो सकती है। इन्फिनिटी का एक कॉन्सेप्ट इसमें नज़र आता है जी। ये कोई एक दिन के अंदर नहीं, ये काफ़ी अरसे से ये सिलसिला जारी था। जैसा मैंने कहा, पहले भी हमारी 2 ब्रिगेड्स थी, अब उसको फॉर्मलाइज किया गया है। अब इसकी कितनी एक्सटेंशन होगी, किस लेवल तक हम वहाँ पे ट्रूप्स रखेंगे, उनकी ट्रेनिंग करेंगे, और हमारे यहाँ उनके लोग कितने ट्रेनिंग के लिए आएंगे, इसके खदोखाल अभी आएंगे। एक बहुत बड़ा सवाल इसके अंदर आता है कि हम अपना रोल अदा, ना सिर्फ कि ये है कि ये तमाम वहाँ ममालिक के लिए एक मैसेज है कि अब सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान दी ओनली न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री इन द इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो है, साथ में हम एक रोल प्ले कर सकते हैं सऊदी अरेबिया के ईरान के साथ टेंशन का। पहले ही याद रहे कि हुतियों के साथ एक ट्रूस चाइना ने करवा दिया हुआ है, ईरान के साथ भी, मगर वो ख़त्म नहीं हुआ। मगर क्योंकि ईरान हमारा हमसाया मुल्क है और हमने जब इसराइल ने उन पर हमला किया तो उनके यहाँ भी शुक्रन हमारे लिए किया गया,
तो हम इस रोल को पहले जो चीन रोल अदा कर रहा था सऊदी अरेबिया और ईरान में अमन करवाने का, हम उसमें एक एडिशनल रोल प्ले कर सकते हैं। एक किस्म की वारंटी है, क्योंकि हमारे ईरान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं और सऊदी अरेबिया भी हमारा ब्रदर और अब हमारा डिफेंस पार्टनर है। तो हम इसको भी ये आप देखें, रूस, ईरान, चीन के पहले ही तल्लुकात बहुत बेहतर और एक दिफाई उनके तल्लुकात बढ़ रहे थे। उस तिकड़म के अंदर जब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया भी आते हैं तो एससीओ और ब्रिक्स के अंदर भी इसकी जो है, मैंने कहा, बहुत इसके मुज़मरात, फार रीचिंग इसके मुज़मरात हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। साथ में ऑफ कोर्स इसराइल जो है, आप देखें सऊदी अरेबिया के लिए प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2030 का विजन प्लान दिया हुआ है, जिसपे वो मैसिव डेवलपमेंट कर रहे हैं। ख़ास तौर पे रेड सी के ऊपर एक पूरा शहर आबाद किया जा रहा है। तो उनको एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक सिक्योरिटी चाहिए, एक तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, जो कि अमेरिका की बेसिस से जो कि डील थी, जिसके लिए अमेरिका के ऊपर वो इतनी, हाल ही में आपने देखा होगा जब प्रेसिडेंट ट्रंप गए तो कई ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट यूएई ने, अमेरिका ने, कतर ने और सऊदी अरेबिया ने की। तो मगर उससे, ये कतर के हमले से वो बहुत ज़्यादा एक उस तहफ़्फ़ुज़ की फीलिंग को, इनसिक्योरिटी की फ़िज़ा पैदा हुई, स्टिमुलेट कर दिया जी। पाकिस्तान ने उस रोल को फिट किया है, उसके अंदर हम फिट इन हो रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ इब्तिदा है। ये देखना होगा कि ये इसके बाद सऊदी अरेबिया के बाद, क्योंकि इन्होंने जीसीसी ने एलामिया ज़रूर किया है कलेक्टिव उसका, मगर उसके खदोखाल नहीं आ सकते। तो आने वाले दिनों में, हफ्तों में या महीने, सालों में आप इस बात का इम्कान है कि बाकी मुल्क भी खलीज के इसके अंदर ज्वाइन इसके अंदर ज्वाइन करें। अच्छा आमिर साहब, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम रिएक्शंस की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात हैं और इस तरह सऊदीया के सफारती ताल्लुकात हैं दूसरे मुल्कों के साथ, इस मुआहदे का क्या इम्पैक्ट नज़र आ रहा है आपको स्पेसिफिकली, अगर पाकिस्तान की बात करें और जो अमेरिका के साथ हमारी एक इक्वेशन है? पाकिस्तान का ऑफ कोर्स जो है, एक तो पहले ही इस इंडिया के साथ झड़प के बाद हमारा इस खित्ते के अंदर प्रोफाइल, इंडिया के जो सीनियर एलिमेंट तो कहते हैं ना, पाकिस्तान इज नाउ अ पीयर कंट्री, वी आर नॉट अ पीयर कंट्री नाउ, वी आर वन अप कंट्री ऑन इंडिया नाउ। तो वो एक प्रोफाइल बड़ा था। इस सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट के साथ जिस तरह हमें, मैंने कहा ना, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक डेप्थ मिल जाती है। सो ये एक बड़ा ज़बरदस्त, सो पूरी दुनिया में इसको देखा जाएगा। अमेरिका का अभी ऑफिशियल जो है नहीं रिस्पांस आया, मगर वो बड़ा बगौर देखेंगे, क्योंकि अरब ममालिक के लिए ये कहना अमेरिका को कि वो अपनी बेसिस हटा लें शायद मुमकिन ना हो। मगर ये अब सवाल आएंगे कि जब हम उनकी सऊदी अरेबिया की प्रोटेक्शन का ज़िम्मा लेंगे, तो जो पहले वहाँ पे एयर कवर जो है अमेरिका का है, तो एक कवर होता है। अगर आपको दो पहले कतर के अंदर भी जो इस कन्फ्यूजन की वजह से उनके ऊपर हमला हुआ, सो ये चीज़ें भी तय पानी हैं। अभी वहाँ से एक तो उनका ओवर्ट एंड कोवर्ट रिएक्शन आना है, तो जाहिर है डिप्लोमेटिक लेवल पे तो नहीं ये कहा जाता है कि कोई दो मुल्क जो है इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क हैं, उनका आपस में ये माहिदा हुआ है। मगर इंडिया इसको कैसे देखता है, फिर उसके बाद जो है इसके अंदर आप देखें बांग्लादेश वो कैसे देखेगा, और इसके अंदर किसी स्टेज पे मलेशिया, इंडोनेशिया वो हैं, और अरब ममालिक हैं, और जो है अमेरिका का बहुत मैटर करेगा कि वो इसको जो है कैसे देखेगा। क्या इसको अपने मफादात के हवाले के मुखालिफ समझेगा कि उनकी जो खलीज के अंदर एक उजारादारी है, एक 1970 से आप देखें जब से उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड से पीछे हटके और पेट्रो डॉलर्स मुतारिफ कराए थे, तो उनकी इकॉनमी भी पेट्रो डॉलर्स पे चलती है, और उनका जो मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी की तहफ़्फ़ुज़ का जो उन्होंने एक ज़िम्मा लिया हुआ था, ये सारा वो निज़ाम जो कि 50 साल से 60 साल से मुतय्यन था, ये
वो निज़ाम हिल रहा है, इसके नए खदोखाल बनने, ये एक रीअलाइनमेंट है। सो इसलिए ये सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया हमारे लिए तो गेम चेंजर है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये खित्ते की जियो पॉलिटिक्स बदल रही है। इसको आप मिडल ईस्ट के लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, ईरान सऊदी अरेबिया में भी देखेंगे, इस्लामिक कंट्रीज़ की जो खदोखाल हैं उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, और इंटरनेशनली भी इसको देखा पड़ेगा कि अमेरिका का इसके ऊपर क्या बिल्कुल, रिएक्शन अभी तो इस पे रिएक्शन आना बाकी है, और अभी ये देखना बाकी है कि इसकी जो डिटेल्स हैं वो क्या हैं। हमें ज्वाइन किया है हमारे साथ साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कसूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आमिर मतीन बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। खरूज साहब, आप आई एम श्योर आपने सारे इसके ये लामिया जो है पढ़ लिया होगा पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का, कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसके दो तीन पहलू हैं। एक तो खैर ऑब्वियसली ये तारीख साज मुआहदा है, लेकिन ये कहना काफ़ी नहीं है। ये एक्चुअली इसकी एक लंबी तारीख है। ये 1960 से शुरू हुआ है, इसके बैकग्राउंड जो है, जिसमें हमने हज़ारों फौजी ट्रेन भी किए हैं सऊदी अरेबिया के, और मुख्तलिफ ममालिक से नेवी और हमारी और फोर्सेस को हमने ट्रेन किया है बहरैन में। और एक वक्त तो हमारे ही आदमी वहाँ कमांडर इन चीफ थे नेवी के, मैं उनका नाम इस वक्त भूल रहा हूँ, लेकिन मेरे वक्त में भी वो NWFP के खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर थे, वो वहाँ नेवी के कमांडर इन चीफ थे। इसी तरह एयरफोर्स जो है UAE में बहुत ट्रेनिंग में हमारा हिस्सा है। जहाँ तक सऊदी अरब का है, हमारा वहाँ तबूक में एक ब्रिगेड हुआ करता था जो कि बॉर्डर है इज़राइल का, वेरी इंटरेस्टिंगली, जॉर्डन का अगेन इंटरेस्टिंगली, एंड सऊदी अरेबिया। तो वहाँ हमारा ब्रिगेड रहा है। इसका मतलब है कि हम इज़राइल के बॉर्डर पे पहले रहे हैं। क्या अभी हम जा रहे नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। फिर मैंने एक हमारी नेवी की वो जो है नसीम बैर या ऐसा को नाम है, हमारी रेगुलर एक्सरसाइजेज को 20-25 हो चुकी हैं। फिर जब मैं वज़ीर ख़ारजा था तो एक अल समसाम मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हुई थी, और वो उसकी भी कई हो चुकी हैं। और इसके अलावा हमारे जो 1973 की वॉर थी, जिसमें मिस्र ने हमला किया था इज़राइल पे, और शाम उसका साथी था उसमें। उसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, और उनसे दरख्वास्त की थी सदर हाफिज़ अल असद ने कि वो एयरफोर्स के कुछ पायलट्स भेजें। उस वक्त भी इज़राइल के ख़िलाफ़ डॉग फाइट्स में उनके जहाज़ गिराए गए थे। फिर यह है कि जहाँ तक हमारा आपस का है सऊदी अरेबिया का, एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग थी कि एक दूसरे की हमने मदद करनी है, लेकिन वो जो अंडरस्टैंडिंग थी वो अब फॉर्मल हो गई है, और इसके अपने नताइज निकलेंगे। दूसरी बात इसमें यह है, ये हुआ क्यों है, इसके मोदी साहब, मेरे मुंह में खाक, यही कहूँगा कि पाकिस्तान के बड़े मोहसिन साबित हुए हैं। उन्होंने 3 ऐसे काम कर दिए हैं जो तारीख ना भुला सकेगी। एक तो उन्होंने माशाअल्लाह आर्टिकल 370 अबॉलिश करके, जिसमें उन्होंने उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया लद्दाख को और कश्मीर को। तो कश्मीर से चाइना और पाकिस्तान इकट्ठे हो गए और ऐसे लगा कि उन्होंने हमला इकट्ठा किया है। मुझे याद है कि उस वक्त के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने यही वांग ही, उन्होंने जयशंकर को कहा कि आपने हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे हमला किया। उसका आपने जवाब देख लिया। अब आपने देख लिया बुनियादुल मरसूस जो एक्सरसाइज है। तो ये इन्होंने इतने कमालात किए हैं। फिर उन्होंने एक और काम कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुरानी पॉलिसी थी, थर्ड वर्ल्ड के साथ खड़े हुए थे, और हम कई दफ़ा हमें जेलसी भी होती थी पाकिस्तान में, भाई हम उनकी इतनी मदद करते हैं, और PLO के जो सरबराह थे उनके हिंदुस्तान की हुकूमतों से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। मोदी साहब ने यह भी कमाल कर दिया कि उस पर मुसलमान दुश्मनी में उन्होंने इजराइल के साथ मोर और लेस एक इत्तेहाद कर लिया, और जो ईरान पे हमला हुआ, जो वहाँ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन और जेनोसाइड हो रही है, उसमें उनको सपोर्ट किया। और जब इस पे कतर पे हमला हुआ,
वो भी इजराइल के साथ ही हिंदुस्तान अगर खुलम खुला नहीं तो पसे पुष्ट नजर आया, लेकिन दो मौकों पे तो खुलम खुला था। ना वो जो था हमारा ये जो जेनोसाइड हो रही है, और जब ईरान पे हमला हुआ, ईरान पे हमले में उन्होंने एक और हम पे एहसान कर दिया, मैं चौथा एहसान गिनूंगा। उन्होंने ये किया कि जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बन रही थी, जो पाकिस्तान को बाईपास करके वो सेंट्रल एशिया में जाना चाह रहे थे वाया शाहबहार, उसका भी उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। तो उन्होंने इतने इतने एहसानात किए हैं, अल्लाह माफ करे मुझे भी, मैं गिनवाऊं जो आप कह रहे हैं कसूरी साहब, चार चीजें आपने कही। एक, उन्होंने 370 को अबॉलिश करके पाकिस्तान और चीन को बराह रास्त लद्दाख में शामिल कर लिया। फिर हमारा अस्करी कद बढ़ा दिया हमारे ऊपर हमला करके। तीसरा, फ़लस्तीन के ऊपर पॉलिसी बदल के उन्होंने खलीज के ममालिक से दूरी कर ली। तो उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ, फॉर्मलाइज हुआ। अब अमेरिका और इसराइल इसको कैसे देख रहे होंगे? भारत की तो समझ आ रही है। देखिए, अमेरिका पे को इसको एक सुपर पावर है, उसको सेहत पे को असर नहीं पड़ता। मैं समझ रहा हूँ आप सवाल क्यों कर रहे हैं। अब देखें, अमेरिका इजराइल इंटरनल सियासत का मामला है, बेस है रिपब्लिकन राइट का। ये उनसे तवक्को करना कि प्रेसिडेंट ट्रंप या कोई उसके मुखालिफत में इजराइल के खिलाफ करेंगे, ये बहुत ज़्यादा कुछ तवक्को रखना है इजराइल। तो ये अमेरिका को एक पता नहीं क्या करेगा, सांस सुख का लेना चाहिए कि शायद इजराइल को अकल आ जाए कि उसने बेड़ा गर्क अमेरिका का कर दिया, जो 100 साल से गारंटीज, बल्कि 100 से ज़्यादा साल से जो इस डायनेस्टी के फाउंडर हैं इब्ने सऊद, उनकी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के साथ मुआहदा हुआ है, जिसका 100 ईयर्स से ज़्यादा वो गारंटी थी, उस गारंटी को कतर पे हमला करके उन्होंने ज़ीरो कर दिया। तो इसका अगर गुस्सा होना चाहिए अमेरिका को तो इजराइल पे होना चाहिए। और जो अक्लमंद लोग हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, वो ये कहेंगे कि इजराइल ने बेड़ा गर्क किया अमेरिकन गारंटी का। पाकिस्तान का तो कोई रोल नहीं है ना। पाकिस्तान ने खुदा न खास्ता अमेरिका के खिलाफ तो नहीं इत्तेहाद बनाया। पाकिस्तान ने कहा कि अगर हमला होगा सऊदी अरब पे या पाकिस्तान पे तो तस्वुर किया जाएगा कि दूसरे पे है। जी, ये अब इसके खदोखाल तो अभी नहीं आए, तफसीलात बाद में आएंगी। मगर जो एक भारत में ये सवाल उठाया जा रहा है, मैं ज़ालिम खलीलदाद भी देख रहा था उनका भी बयान, कि जो पाकिस्तान इस माहदे के अंदर क्या हम सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर अम्ब्रेला की प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं या नहीं दे रहे? इसका तो जवाब देने की जरूरत ही नहीं। यह तो पाकिस्तान का मुखालिफ ही सवाल पूछ सकता है, और मुझे हैरानी नहीं, मैंने खलीलजाद साहब से डील किया है, ऐसे सवाल तो बहुत से लोग पूछेंगे। भाई इसमें तो जिक्र कुछ नहीं है। हाँ, अटैक न्यूक्लियर डिफेंस हमारा म्यूचुअल डिफेंस का है, इसमें हमेशा जो डिप्लोमेसी में है कुछ ग्रे एरियाज रखे जाते हैं प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के लिए। इसलिए कोई ज़रूरत नहीं कि इसका कोई पाकिस्तानी स्पोक्समैन जवाब दे। इसको अबहाम ही रखा जाता है, रखना चाहिए बिल्कुल। मगर इसमें मजीद जो खदोखाल आएंगे, बिल्कुल अबहाम रखना चाहिए। जी जी, तो इसके जो मजीद खदोखाल अभी और इकनॉमिक बेनिफिट्स भी होंगे हमारे लिए, ख़ास तौर पे जो है। क्या आप देखते हैं हमारी हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू रहता है, फिर हमारा डिफेंस बजट, हम इंडिया का दिन ब दिन मैच करना मुश्किल था, $11 बिलियन है, सऊदी अरेबिया का $69 बिलियन है। सो क्विड प्रो को इकोनॉमिक टर्म्स में हमारे लिए क्या और चीज़ें इसमें फ़वाइद हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई मुल्क 2-3 चीज़ें पल्ले बांध ले। जो मुल्क आज तो इतनी जंगल का लॉ हो गया है, जो 1945 लेट्स से 80 इयर्स अगो जो भी कुछ रूल्स बेस्ड ऑर्डर विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स था, उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया गया है। अब है जंगल का रूल, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर ये कानून रहना है तो अगर आप न्यूक्लियर पावर ना होते, आपकी मजबूत फौज ना होती, तो आपकी मईशत खाक डेवलप करती।
आपका तो कैपिटल वैसे ही यहाँ रहना नहीं था। पहले मुल्क में डेवलपमेंट, उसकी सिक्योरिटी और उसका स्टॉक एक्सचेंज कल जवाब दे देगा। मुझे नहीं पता कितना बड़ा है क्योंकि मैंने उसको फॉलो नहीं किया। लॉन्ग टर्म तो अनडाउटेडली जो है इसका फायदा होगा। सवाल यह है कि जो सऊदी अरेबिया के साथ हुआ है, क्या ये इस किस्म की तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा फॉरेन इन्वेस्टर को कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म जो है मुफीद है? मेरा ख्याल है इसका फायदा होगा, बट लेट अस वेट एंड सी। कि डिटेल्स देखने की ज़रूरत है कि हमें कॉन्क्रीट शेप में क्या आता है। मगर क्या ये जिस तरह जीसीसी का, मैं कल भी आपको हमारे ही 92 चैनल पे सुन रहा था कि एलामिया में उन्होंने आज भी कहा है कि वो कलेक्टिव सिक्योरिटी की तरफ जो है मज़ीद गौर करेंगे। तो ये जो हमारा सऊदी अरेबिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आप इसकी देखते हैं कि एक्सटेंशन हो और बाकी खलीज के ममालिक भी इसका हिस्सा बने? देखिए, इसमें दो तीन चीजें बिल्कुल वाजे हो गई हैं। इतनी ताकत और आपके पास कैपेसिटी ना हो डिफेंड करने की, यानी ये एक रिटन दावत है कि आओ हम पे हमला करो। देखें, जब तक अमेरिकन गारंटी थी तो लोगों की मजाल नहीं होती थी। अब पॉइंट यह है कि पाकिस्तान को तो रिकॉर्ड है, तबूक में हमारा रहा है पहले ब्रिगेड। इसके अंदर यह बात है कि जो गल्फ के ममालिक हैं, देखें ना, नाम नहीं लेता, सिवाय सऊदी अरब के जो बहुत बड़ा मुल्क है, हमसे भी बहुत बड़ा है, आबादी हमसे कम है, बाकी जो ममालिक हैं उनकी आबादी भी बड़ी कम है और फौजें भी बड़ी कम है। उनके हाँ एयरफोर्स उन्होंने डेवलप कर ली है, बहुत सोने, क्योंकि लेटेस्ट एयरक्राफ्ट उनके पास हैं, और कईयों की नेवी भी डेवलप हो चुकी है। ख़ास तौर पे शायद मेरा ख्याल है, होना तो चाहिए, कि बहरीन में बहुत पुरानी नेवल बेस है, तो मेरा ख्याल है उनकी नेवी काफ़ी अपग्रेड हो चुकी होगी। तो कहना मेरा यह है कि जितने गल्फ के ममालिक हैं वो ये देखेंगे कि हमारे लिए क्या सिक्योरिटी है। ख़तरा उनको है इसराइल से। अगर इसराइल से खतरा है तो ना तो हिंदुस्तान उन्हें बचा सकता है, ना उनको अमेरिका बचाने की गारंटी दी हुई है। लेकिन उसका तो बेड़ा गर्क कर दिया इसराइल ने, हमला करके उस गारंटी को इसने हॉलो किया है। या तो अमेरिका अपनी गारंटी को दोबारा बहाल करे और ऐसा कदम ले, लेकिन मुझे अब लगता है एक दफा जब शीशे में क्रैक आ जाए ना, जब ट्रस्ट में एक बाल आ जाए, वो ट्रस्ट दोबारा बहाल 100% तो नहीं हो सकता, 90% तो हो सकता है। तो पाकिस्तान का जो एक तारीखी किरदार था, जिसकी मैंने आपके सामने अभी कुछ अपनी गुजारिशात पेश की हैं, वो अब क्योंकि उसको कॉन्क्रेटाइज किया गया है, तो बिल्कुल ये चांसेस हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो कलेक्टिव डिफेंस का, जब लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे मुझसे, बड़े उन्होंने इंटरव्यू किया, वो जी बड़ा ये तो बड़ा अफसोसनाक है, कुछ भी नहीं है ये जो दोहा की कॉन्फ्रेंस हुई है। मैंने कहा नहीं, ठीक है, आधा आप कह दे गिलास भरा हुआ है लेकिन टोटल खाली नहीं है। उसमें भी कलेक्टिव डिफेंस का इशारा था। कलेक्टिव डिफेंस का इशारा छोटी बात नहीं। इन मुल्कों ने तो इजराइल से अब्राहम अकॉर्ड्स में ताल्लुकात कुछ ने बना लिए थे, कुछ सोच रहे थे, तो एक छोटी बात नहीं थी। उसका नतीजा दो दिन में निकला है। ये जो पाकिस्तानी का स्टेटमेंट था कसूरी साहब, उनका ये कहना था कि हमें एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए जो तमाम मुस्लिम ममालिक की एक इज्तिमाई टास्क फोर्स हो। तो इस किस्म की रिकमेंडेशन तो हमारी तरफ से ही गई थी। देखिए, वो गई थी, जिसको उसको आप देखें ना, मेरी बात होती, कई चीज़ें की जाती हैं और मैं समझता गवर्नमेंट पाकिस्तान पुराना है ये स्टैंड, और प्राइम मिनिस्टर का ठीक स्टैंड था, हमें यही डिमांड करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अलायंसेस के बड़े खतरे होते हैं, इनको इसको महदूद रखें तो अच्छा है। मैं आपके सामने बताता हूँ, नेटो था, वार्सो पैक्ट के खिलाफ बनाया गया था, सोवियत यूनियन तहलील हो गया, नेटो वहीं का वहीं रहा और वार्सो पैक्ट खत्म हो गया। नतीजा आज आपके सामने यूक्रेन की जंग है। तो अगर तो 4-5 मुल्क होंगे तो हमारे लिए बहुत बेहतर है। जितने जितने मुल्कों का फैलाव होगा, उनकी अपनी अपनी मुखालिफतें अपने अपने इलाकों में हैं।
तो मुझे नहीं पता कि नेटो वाली चीज बनेगी या नहीं, लेकिन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में मुझे नजर आ रहा है कि बहुत से चांसेस हैं। सेंट्रल एशिया में बहुत से चांसेस हैं, जिसका आपने देख ही लिया है कि जब सेंटकॉम के हेड आए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इनविटेशन पे, तो गल्फ तो जितने भी सेंट्रल एशिया के बड़े बड़े सारे मुल्क या उनके डिफेंस मिनिस्टर्स या उस लेवल के बंदे आए हुए थे। तो जो हमारे इर्द गिर्द हैं, ईरान, सेंट्रल एशिया, गल्फ, यहां पाकिस्तान का एक कलीदी रोल है और वो लग रहा है कि वहां हमारा रोल लाज़िमन अल्लाह बढ़ेगा एंड होपफुली प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि हमें एक जो अपॉर्चुनिटी है, आई होप वी डोंट वेस्ट इट। और उसका एक ही तरीका है कि जिन जिन रिफॉर्म्स की हमको जरूरत है वो हम करें। खुदा ना करे कि हम फिर भागते हुए जाएं IMF के उनके दरवाजे पे खड़े हो जाएं और वो ऐसी ऐसी दवाइयां देते हैं जिसमें गुर्बत बढ़ती जाती है, गरीब का कचूमर निकले जाता है, अमीर ज्यादा अमीर हो जाता है और उससे डिस्टेबलाइजेशन आ जाती है। प्रिंस सुल्तान रियाद के करीब बहुत बड़ी बेस है और उनको अमेरिका का एयर कवर मुयसर है। हम अब जब इस दिफाई मुआहदे के बाद ऑपरेशनल, ये सिंबॉलिक रहेगा या ऑपरेशनल लेवल पे उनको रिप्लेस करेंगे या कंसोलिडेट करेंगे उनके दिफाई सऊदी अरेबिया की प्रोटेक्शन को? देखिए, ये बात होता है व्हाट इज डिफेंस, ये होता है आपकी माइंड में। पाकिस्तान को ये पहले दिन से सबक मिल चुका है, उसने अपना दिफा करना। इसलिए जितनी जंगें हुई हैं पाकिस्तान इंडिया की, जो कश्मीर का हिस्सा आज भी आपके पास है, इसीलिए है कि आपके पास कुछ ताकत थी कि आप कुछ कर सकते थे। पॉइंट ये है कि हमने जो किया, अपना दिफा खुद किया। हम एक नफ्सियाती तौर पर हम समझते हैं हम अपना दिफा कर सकते हैं एक इतनी बड़ी कुव्वत के खिलाफ जो हमसे 10 बड़ी गुनी इकॉनमी है, जिसकी फौज और उसका रकबा सब कुछ हमसे बहुत बड़ा है। तो अगर सऊदी अरब को एक मेंटल सुकून हो कि जी कुछ कोई भी ना आए तो पाकिस्तान हमारी मदद को आएगा, उसका खुद एक असर है। मैं इस डिटेल में नहीं जाता कि जी वो अमेरिकन बेस है या नहीं है। आजकल तो अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो शायद ये आपस में इनडायरेक्टली बातें की जा सकती हैं, लेकिन ये अमेरिका के लिए कोई थ्रेट नहीं है, ये है डिफेंसिव पैक्ट। सूरी साहब, ईरान के अभी हुतियों के साथ भी ट्रूस हुआ है और चीन ने तल्लुकात उनके ब्रोकर करवाया सऊदी और ईरान के। हम इसके अंदर मुस्बत किरदार अदा करेंगे? ये तो हम चीन के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद हो गए। पहले चाइना जो हमारी रिलेशनशिप बनी, हम चाइना के लिए आउटपोस्ट थे वेस्ट में और मुस्लिम वर्ल्ड में। जितना हमारा मुस्लिम वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, वेस्ट में बढ़ेगा, अमेरिका को, चीन को उसका फायदा ही होगा। तो इसमें ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है। बहुत बहुत शुक्रिया कसूरी साहब हमारे लिए वक्त निकालने का। जी, साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।